कुछ स्वादिष्ट है बनाना तो playrecipes.com पे जरूर है आना। रामगढ़ नाम का एक सुंदर गांव था। उस गांव में रेवती नाम की औरत दूध बेचने का काम किया करती थी। रेवती की सुधा और राधा नाम की 2 लड़कियां थी। दोनों भी पढ़ाई अच्छी तरह से किया करती थी। रेवती के पास 3 गाय होने के कारण रेवती गाय का दूध बाजार में जाकर बेचा करती थी। कभी कभी दूध बच जाने के कारण रेवती उस बचे हुए दूध का दही बनाकर बेचा करती थी। रेवती का स्वभाव विनम्र होने के कारण लोग उससे ही दूध और दही खरीदा करते थे। एक दिन चंपा रेवती के घर आकर, रेवती बहन, मेरे घर आज मेहमान आने वाले हैं, इसीलिए मुझे 5 लीटर दूध और 2 किलो दही चाहिए था। आज दूध और दही दोनों भी है, ये लो चंपा। और कुछ चाहिए? नहीं, और कुछ नहीं चाहिए। चलो रेवती बहन, मैं आती हूँ। हाँ, रेवती दूध देकर बाहर गायों को पानी और चारा डाल के घर में आती है। घर में आकर देखती है तो सुधा और राधा घर का काम कर रही थी। उन्हें देख रेवती, सुधा जरा पानी तो लाना। हाँ माँ, अभी लाती हूँ। ऐसा कहकर सुधा पानी लेकर आती है और तभी सुधा रेवती से, माँ, आज तुम थकी हुई लग रही हो, तुम कहो तो हम तीनों गायों को लेकर चराने जाते हैं। हाँ माँ, यही पास में ही लेकर जाते हैं। ठीक है, तुम दोनों गायों को लेकर जाओ, लेकिन उन पर ध्यान रखना, किसी के खेत में नहीं जानी चाहिए। हाँ माँ, हम गायों पर ध्यान रखेंगे। चलो दीदी। ऐसा कहकर राधा और सुधा गायों को लेकर वहां से जंगल की ओर चली जाती है। जंगल में जाते ही सुधा और राधा एक पेड़ के नीचे बैठ जाती है। गाय उनके पास ही घास खा रही थी। थोड़ी देर में दोनों बहनें गायों को लेकर घर चली जाती है। घर जाते ही सुधा अपना काम करने लग जाती है और राधा अपनी पढ़ाई कर लेती है। तभी रेवती के घर की पड़ोसी रेखा आ जाती है। रेखा रेवती से, रेवती बहन, मेरे घर में कल का खाना बहुत बचा हुआ है, मैं तुम्हारे गायों को वो खाना खिला दूं क्या? हाँ, खिला दो रेखा, ये भी कोई पूछने वाली बात है। ऐसा कहकर रेवती घर में चली जाती है। रेखा को रेवती की तरक्की देख जलन महसूस हुआ करती थी, इसीलिए रेखा ने गायों के खाने में आज कुछ मिलाकर लाया था। रेखा मन ही मन बहुत खुश होकर, मैंने ये खाना गाय को खिला दिया तो गाय दूध ही देना बंद कर देगी, कितना मजा आएगा ना, रेवती का धंधा बंद हो जाएगा। ऐसा कहकर रेखा गाय को खाना खिलाकर वहां से चली जाती है। शाम होने पर रेवती गाय का दूध निकालने जाती है। गाय दूध ही नहीं देती। लगता है आज इनका पेट भरा नहीं होगा, इसीलिए मेरी गाय दूध नहीं दे रही है। मैं सुबह इनका दूध निकालूंगी। अब रेवती घर में जाकर अपना काम कर लेती है और अगले दिन सुबह रेवती गाय का फिर से दूध निकालने जाती है। गाय आज भी दूध नहीं देती। ये देख रेवती बड़ी चिंतित हो जाती है और खुद से, मेरी गायों को अचानक से क्या हो गया है, इन्होंने कल भी दूध नहीं दिया और आज भी दूध नहीं दिया। ऐसा सोचते सोचते रेवती घर में आ जाती है। रेवती बड़ी चिंतित हो गई थी। ऐसे ही 1 महीना पूरा हो गया मगर गायों ने दूध ही नहीं दिया। इससे घर के हालात बहुत खराब हो गए थे। उनके खाले के लाले पड़ने लगे थे। ये देख रेवती बड़ी परेशान होने लगी। कमाने का एक ही जरिया होने के कारण रेवती बहुत सोचने लगी। एक दिन रेवती को हार्ट अटैक आ गया। तभी घर में सुधा अकेली थी। सुधा ने पड़ोसियों को बुलाकर रेवती को अस्पताल में लेकर गई। राधा को ये बात जैसे पता चली वैसे ही राधा अस्पताल में आ गई। तभी डॉक्टर आते हैं। डॉक्टर, क्या हुआ है मेरी माँ को? आपकी माँ को हार्ट अटैक आया है, इसलिए उनकी हालत बहुत खराब है। उनका जल्द ही ऑपरेशन करना पड़ेगा। डॉक्टर, मेरी माँ के ऑपरेशन का कितना खर्चा आएगा? कम से कम 2 लाख तक आएगा। सुधा सोचने लगी कि पैसों का इंतजाम कहाँ से हो पाएगा। इसी सोच में सुधा अस्पताल से घर के लिए निकल गई। घर जाते समय उसे एक सिद्ध बाबा दिखाई दिए। सुधा उनके पास जाकर, प्रणाम बाबा। क्या हुआ है बेटी, बड़ी चिंतित लग रही हो? बाबा, मैं बड़ी कठिन परिस्थिति में हूँ। मेरी माँ का ऑपरेशन करवाना है और उसके लिए बहुत सारे पैसे चाहिए। मैं इतने सारे पैसे कहाँ से लाऊं? बाबा अपनी आंखें बंद कर ध्यान लगाते हैं। तभी उन्हें सारी कहानी पता चल जाती है। तभी बाबा सुधा से, बेटी, मैं तुम्हें ये जल दे रहा हूँ, इसे तुम अपनी गायों को पिलाना, इससे चमत्कार होगा
और तुम्हारी गाय दूध की जगह सोना देने लगेगी। ऐसा कहते ही सुधा के चेहरे पर खुशी छा गई। सुधा ने बाबा को प्रणाम करके उनसे आशीर्वाद लिया। तभी बाबा ने उसे एक कमंडलू में से जादुई जल दिया। वो जल लेकर सुधा अपने घर चली जाती है। घर आकर सुधा ने तीनों गायों को समान मात्रा में जादुई जल पिलाया। उस जल को पीते ही गाय सोना देने लगी। एक गाय सोना, दूसरी गाय चांदी के सिक्के और तीसरी गाय हीरे देने लगी। ये देख सुधा बहुत खुश हो जाती है। सुधा सोने के सिक्के जमा करके एक पोटली में भर लेती है और चांदी के सिक्के और हीरे एक पोटली में भर के घर में रख देती है। सुधा बाहर आकर गायों से, बाबा, आज आपकी वजह से मेरी माँ का ऑपरेशन हो पाएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब सुधा पोटली लेकर सोनार के पास चली जाती है। वहाँ सोने के सिक्के बेचकर पैसे लेती है। सुधा पैसे लेकर अस्पताल में जमा करवाती है। रेवती का जल्द ही ऑपरेशन हो जाता है। कुछ ही दिनों में रेवती स्वस्थ होकर घर आ जाती है। रेवती को सोना देने वाली गायों के बारे में पता चलता है तो रेवती की आंखें भर आती है। रेवती जल्दी से गायों के पास चली जाती है और उन्हें प्रणाम करती है और अपनी बच्चियों के साथ सिद्ध बाबा के पास चली जाती है। रेवती सिद्ध बाबा से, बाबा, आपकी वजह से आज मैं जीवित हूँ और मेरा परिवार खुशहाल है। बेटी, ये तुम्हारे पुण्य कर्म है। तुमने गायों की जो सेवा की है उसी का फल तुम्हें मिल रहा है। अब तुम्हें किसी भी चीज की कमी नहीं पड़ेगी। धन्यवाद बाबा। खुश रहो बेटी। ऐसा कहकर बाबा साधना में लीन हो जाते हैं। अब रेवती अपने बेटियों के साथ घर आ जाती है। घर आकर रेवती सोना, चांदी और हीरे जमा करके सोनार के पास चली जाती है और उन्हें बेचकर जो पैसे आते हैं उसमें रेवती खुद का घर अच्छा बनवाती है और गरीबों को बहुत दान करती है। उस गांव में किसी गरीब को पैसे की जरूरत पड़े तो वह रेवती के पास आ जाया करता था और रेवती उनकी मदद कर दिया करती थी। रेवती जादुई 3 गायों की सहायता से गरीब लोगों की मदद कर रही थी। साथ ही साथ उसने गांव में बड़ा अस्पताल भी बनवाया। उसमें गरीबों का मुफ्त में इलाज हुआ करता था। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि जिंदगी में कठिन समय आने पर उसका डटकर सामना करना चाहिए और दूसरों की मदद करनी चाहिए। जो दूसरों की मदद करता है, भगवान उसी की मदद करते हैं। रामगढ़ नाम के गांव में श्यामलाल नाम का एक बहुत ही अमीर आदमी रहता था। उसके पास 100 एकड़ खेती थी। उसकी खेती में राजू नाम का नौकर काम किया करता था। राजू बहुत ही ईमानदार था। उसकी पत्नी सीता भी उसको खेती में मदद किया करती थी। एक दिन राजू श्यामलाल से, मालिक, इस साल खेत में क्या लगाना है? राजू, मैं सोच रहा हूँ इस साल हम आलू की खेती करेंगे। मालिक, उसके लिए हमें शहर से आलू लेकर आने पड़ेंगे। राजू, तुम एक काम करो, तुम कल ही शहर जाकर आलू लेकर आओ। ये लो पैसे। ठीक है मालिक, मैं कल ही चला जाता हूँ। ऐसा कहकर राजू अपने घर चला जाता है। घर जाकर सीता से, सीता, कल मैं शहर में आलू लेने के लिए जाने वाला हूँ। तुम्हें घर पर कुछ सामान चाहिए क्या? हाँ, थोड़ा सामान चाहिए था। मैं आपको लिस्ट बनाकर देती हूँ। हाँ, ठीक है। राजू अगले दिन सुबह जल्दी उठकर शहर के लिए निकलता है। शहर जाकर राजू अच्छे वाले आलू खरीद लेता है। आलू खरीदने के बाद राजू अपने घर का कुछ सामान भी खरीद लेता है और घर जाने के लिए निकलता है। कुछ समय में राजू रामगढ़ में आ जाता है। राजू आलू लेकर श्यामलाल से मिलने चला जाता है। मालिक, खेत में लगाने के लिए आलू मैं लेकर आया हूँ और ये बाकी के बचे हुए पैसे। राजू, ये लो, तुम्हारे लिए। नहीं मालिक, मुझे इसकी क्या जरूरत है? राजू, रख लो, ये मेरी तरफ से तुम्हारे लिए। ठीक है मालिक। ऐसा कहकर राजू वो पैसे लेकर अपने घर चला जाता है और घर जाकर सारा सामान सीता को दे देता है और खाना खाकर सो जाता है। अगले दिन सुबह राजू उठकर अपना काम करने के लिए खेत में चला जाता है। खेत जाकर वो आलू लगाने की सारी तैयारी कर लेता है और आलू खेत में लगा देता है। श्यामलाल उस गांव का सबसे धनी व्यक्ति होने के कारण वो दान धर्म भी बहुत किया करता था। एक दिन श्यामलाल अपने गांव वालों के लिए भोजन का आयोजन करता है। ये देख उस गांव का साहूकार हीराचंद बहुत क्रोधित हो जाता है। हीराचंद मन ही मन में, ये श्यामलाल खुद की नजरों में महान बनना चाहता है और तो और लोगों को पैसा भी देता है। इसके वजह से मेरा धंधा बंद होने पर आया है। इसके वजह से लोगों में मेरी कीमत भी कम हो रही है। ऐसा मन ही मन सोचते हुए हीराचंद गांव वालों के भोजन में शामिल हो जाता है। वह देखता है
कि श्यामलाल ने बहुत अच्छी तरह से सारा इंतजाम किया था। ये देख हीराचंद बहुत आग बबूला हो जाता है और गुस्से में अपने घर के लिए निकल जाता है। जाते समय उसके मन में बहुत बुरे ख्याल आते हैं। हीराचंद घर जाकर एक योजना बनाता है। उधर दूसरी ओर श्यामलाल के यहाँ भोजन खाकर लोग संतुष्ट हो जाते हैं और अपने अपने घर चले जाते हैं। हीराचंद रात के समय गांव के बाहर सिद्ध बाबा के पास चला जाता है और उनसे, प्रणाम बाबा। कहो हीराचंद, क्या काम है? आज कैसे आना हुआ? बाबा, मुझे आपकी सहायता की सख्त जरूरत है बाबा। कहो, क्या सहायता चाहिए तुम्हें हीराचंद? बाबा, श्यामलाल की वजह से मेरे साहूकारी का धंधा ही नहीं चल रहा। मुझे उसको बर्बाद करना है बाबा। सिद्ध बाबा अपना ध्यान लगाकर देखते हैं और वो आंखें खोलकर हीराचंद से, हीराचंद, श्यामलाल ने इस साल खेतों में आलू लगाए हैं। ये भस्म लो और उसके खेतों में छिड़क कर आओ, जिससे उसके सारे खेत जल जाएंगे। ऐसा कहकर सिद्ध बाबा हीराचंद को भस्म देते हैं। वो भस्म हीराचंद अपने पास लेकर सिद्ध बाबा के पैर पड़कर आशीर्वाद लेता है। बाबा, अब मैं चलता हूँ। मुझे उसके खेत में जाकर ये भस्म भी तो डालना है। जाओ हीराचंद। ऐसा कहकर हीराचंद वहां से श्यामलाल के खेत के पास चला जाता है। हीराचंद अपनी पोटली में से भस्म निकालकर सभी खेत में डाल देता है और अपने घर चला जाता है। सुबह जब राजू खेत में काम करने के लिए आता है तो उसे सारा खेत सूखा हुआ दिखाई देता है। तभी वो मन में, ऐसा कैसे हो सकता है? कल शाम तक तो खेत अच्छा था, ये अचानक क्या हो गया? राजू दौड़ते हुए श्यामलाल के पास चला जाता है और श्यामलाल से, मालिक, हमारे खेत में लगाए हुए सारे आलू के पौधे सूख गए हैं। कल शाम को मैं गया था तो सब अच्छा था। आज सुबह जाकर देखा तो सब सूखा हुआ है। क्या हुआ क्या पता मालिक। उसकी बातें सुन श्यामलाल राजू से, अरे, ऐसा कैसे हो सकता है? चलो अभी जाकर देखते हैं। चलो मालिक। श्यामलाल राजू के साथ खेत में चला जाता है और अपने खेतों को देख हक्का बक्का रह जाता है। उसका अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं होता। तभी श्यामलाल राजू से कहता है, अरे राजू, ये आलू के सारे पौधे तो जल गए हैं। अब इनका कोई उपयोग नहीं है। जाओ घर जाकर ट्रैक्टर लेकर आओ और सब जमीन खोद डालो। जी मालिक। ऐसा कहकर राजू श्यामलाल के घर से ट्रैक्टर लेकर आता है और खेत में चलाने लगता है। तभी उसकी नजर आलू के खेत पर पड़ती है। उसे कुछ चमकता हुआ दिखाई पड़ता है। तभी राजू ट्रैक्टर से उतरकर देखता है कि उसके सारे आलू के पौधों को सोने के आलू लगे हुए हैं। वो देखकर राजू जोर जोर से चिल्लाने लगता है, मालिक, मालिक। अरे क्या हुआ राजू, क्यों चिल्ला रहे हो? राजू अपने हाथ में सोने के आलू लेकर आता है और श्यामलाल को दिखाता है। श्यामलाल उसके हाथ के आलू लेकर, अरे, ये तुम्हें कहाँ से मिले? मालिक, ये हमारे खेत से निकले हैं। मालिक देखिए ना, मुझे लगता है ये सोने के आलू है। दिखाओ, देखने दो मुझे जरा। ऐसा कहकर श्यामलाल ने सोने के आलू अपने हाथ में लेकर देखे तो वो सच में सोने के आलू थे। उन्हें देख श्यामलाल बड़ा खुश हो गया और राजू से, राजू, एक काम करो, खेत के सारे आलू निकाल कर देखो। जी मालिक। ऐसा कहकर राजू ट्रैक्टर से सारे खेत के आलू निकालता है। सारा खेत सोने से चमक रहा था। राजू उन सब आलूओं को घर लेकर आता है और श्यामलाल से, मालिक, हमारे खेत से 4 ट्रॉली सोने के आलू निकले हैं। राजू, ये सब अपने घर में रख दो। हम इसे पूरे गांव में बांटेंगे। जी मालिक। अगले दिन सारे गांव में ये खबर जैसे आग की तरह फैल गई कि श्यामलाल के खेत में सोने के आलू निकल आए हैं। ये खबर हीराचंद के कानों पर पड़ी तो हीराचंद आग बबूला हो उठा और सिद्ध बाबा के पास जाकर, बाबा, आपने जो मुझे भस्म दिया था उसकी वजह से श्यामलाल के खेत में तो सोने के आलू बन गए हैं। हीराचंद, मैंने वो भस्म उस पौधों को मारने के लिए दिया था, लेकिन उसके पुण्य कर्मों की वजह से उसे उस खेत में सोने के आलू मिले। अब तुम भी अच्छे कर्म करो और लोगों की दुआएं लो। हीराचंद को अब अपनी गलती का एहसास हो गया कि वो कितना लालची था और श्यामलाल उसके पास सब होकर भी उसे थोड़ा भी लालच नहीं था। हीराचंद अब अपने घर चला जाता है और श्यामलाल सभी गांव वालों को एक एक सोने का आलू बांट देता है और राजू को एक बोरी सोने के आलू दे देता है। इस तरह से श्यामलाल और अमीर बन गया और कभी भी उसने अपने संपत्ति का घमंड नहीं किया। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है
कि जिंदगी में कभी भी किसी से ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए और हमेशा अच्छा वर्तन करना चाहिए। वो कहते हैं ना कि कर भला तो हो भला। बहुत समय पहले की बात है, जब गैस का उपयोग बहुत कम हुआ करता था और उसके बदले चूल्हे का इस्तेमाल किया जाता था। रामपुर गांव में माधव अपने माँ, पिताजी, पत्नी और बेटी राधा के साथ रहा करता था। हर रोज सुबह उठना, जंगल जाना और सूखी लकड़ियाँ काटकर बाजार जाकर बेच आना, यही उसका काम था। उसकी लकड़ियाँ सूखी होने के कारण लोग उसे लकड़ियाँ मुंह मांगे दाम में खरीद लेते थे। हर रोज की तरह माधव सुबह उठकर जंगल की ओर जा रहा था। तभी उसका दोस्त रमेश उसके पास आता है और माधव से, अरे माधव, कहाँ चले? काम पर जा रहा हूँ रमेश। माधव, क्या आज मैं तुम्हारे साथ काम पर चल सकता हूँ? हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल चल सकते हो। रमेश का भी लकड़ियों का ही काम था, लेकिन रमेश एक बहुत ही खुदगर्ज इंसान था जो सिर्फ अपने बारे में सोचता था। वो माधव से यही जानना चाहता था कि वो कैसे लकड़ियाँ लाता है और किस तरह से उन्हें बेचता है, ताकि रमेश भी माधव की तरह अच्छा मुनाफा कमा सके। और माधव बहुत ही अच्छे दिल का इंसान था, जो दूसरों की मदद करना, खुद खुश रहना और दूसरों को भी खुश रखना उसे अच्छा लगता था। हर किसी के दुख दर्द में माधव शामिल होता था। रास्ते से चलते चलते रमेश माधव से, क्या करे भाई, मेरा तो एक दिन भी अच्छा नहीं जा रहा। रोज काम पर जा रहा हूँ पर हाथ कुछ नहीं आ रहा। आज सोचा क्यों ना तुम्हारे साथ चलूं, ताकि कुछ ना कुछ साथ ले जा सकूं। क्यों भाई, काम अच्छा नहीं चल रहा तुम्हारा? गांव में आज ऐसा एक भी इंसान नहीं है जो तुम्हारे जितना मुनाफा कमाता हो। अरे ऐसा कुछ नहीं है भाई, जरा हमें भी तो बता दो कि तुम ऐसा क्या करते हो भाई कि हर कोई तुमसे ही लकड़ियाँ खरीदना चाहता है। माधव बहुत ही भोला इंसान था। रमेश के पूछने पर माधव, भाई आप लोग पेड़ को तोड़ते हो लेकिन उसकी लकड़ियाँ गीली होती है, जिन्हें सूखने में वक्त लगता है, और मैं पहले से ही सूखे पेड़ ढूंढता हूँ ताकि किसी को भी परेशानी ना हो। अच्छा तो ये बात है। रमेश उस दिन माधव किस प्रकार से लकड़ियाँ चुनता है ये सब देख लेता है, और जैसे ही माधव का काम खत्म हो जाता है, अच्छा माधव, चलता हूँ, कुछ काम याद आ गया है। हाँ ठीक है भाई। अगले दिन रमेश माधव घर से निकलने से पहले ही जंगल पहुंच जाता है और सूखी लकड़ियां उठाकर उन्हें बेच भी आता है। उसे उससे अच्छा मुनाफा भी मिलता है और इस वजह से उसके अंदर और लालच जगता है और वो सोचता है कि अगर मैं कुछ लोगों को साथ लेकर जाऊं और जंगल की सारी लकड़ियां ढूंढकर एक ही बार लेकर आऊं तो बहुत अच्छा होगा। रमेश दूसरे दिन ऐसा ही करता है। माधव के बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचता है और जंगल जाकर जंगल की सारी सूखी लकड़ियां ढूंढता है और एक गोडाउन में जमा करता है और उन्हें हर रोज थोड़ी थोड़ी कर बेचता है। तो उसे ज्यादा मुनाफा होने लगा और मेहनत भी कम लगने लगी। दूसरे दिन माधव हर रोज की तरह नहा धोकर तैयार होकर जंगल की ओर चल पड़ता है। जंगल जाकर माधव लकड़ियां ढूंढता है, लेकिन आज उसे सूखी लकड़ियां कहीं नहीं मिलती। आखिर थक कर, आज ये हुआ क्या है? पता नहीं, इतने बड़े जंगल में एक भी सूखी लकड़ी नहीं मिली। हर रोज की तरह माधव आज भी जंगल जाने लगता है, लेकिन उसे आज भी कुछ नहीं मिल पाता। पूरा एक महीना बीत जाता है। माधव पूरा घायल हो जाता है और उसे अब कुछ भी समझ नहीं आता कि आगे क्या होगा। हर रोज पत्नी घर जाने पर पूछती है, आज तो कुछ मुनाफा हुआ होगा। माधव बिना कुछ बोले घर से जंगल की ओर चल पड़ता है। तभी रमेश उसका पीछा करता है कि अब माधव क्या करेगा। सोच सोचकर माधव अब बहुत परेशान हो जाता है और अपनी जिंदगी खत्म करने के बारे में सोचता है और खुद को पत्थर बांधकर नदी में उतरने लगता है। तभी उसे एक आवाज सुनाई देती है, माधव, माधव। कौन है? कौन है? इतने घबरा क्यों रहे हो माधव? हमेशा मेरे साथ ही तो रहते हो। मैं तुम्हारा दोस्त हूँ, मैं ही तो तुम्हें सहारा देता हूँ। मैंने पहचाना नहीं? मेरे कारण ही तो तुम्हारा घर चलता है। हाँ भाई, मेरे ही कारण तुम्हारा घर चलता है। मैं पेड़ हूँ। पेड़? पेड़ फिर भी कभी बातें करते हैं? तुम कोई और हो जो मुझे डराना चाहते हो। अरे मेरे प्यारे दोस्त, मैंने तुम्हें बचपन से देखा है। जब तुम अपने बाबा के साथ यहाँ आया करते थे, मेरे छाव के नीचे तुम खेला करते थे। माधव अपनी बचपन की बातें सुनकर अवाक हो जाता है।
माधव, आज ऐसी क्या आफत आ गई कि तुम अपनी जिंदगी खत्म करना चाहते हो? क्या करूं, आज 1 महीने से ज्यादा दिन बीत चुके हैं। मुझे एक भी सूखी लकड़ी नहीं मिली। मेरी बेटी घर में भूखी है। बूढ़ी माँ, बाबा, पत्नी, सबका चेहरा सामने आ जाए तो बहुत खराब लगता है। पत्नी हर रोज पूछती है, आज तो कुछ ना कुछ लाए होंगे। दुकानदार ने भी उधार देना बंद कर दिया है। क्या करूं, कुछ समझ में नहीं आ रहा। माधव, इसका मतलब ये तो नहीं कि तुम अपनी जिंदगी खत्म कर दो? तो क्या करूं, आप ही बताओ मुझे। इंसान इतना कमजोर क्यों है, समझ नहीं आता। अरे जरा अपनी नजर बदलो, यहाँ वहां देखो, अच्छे से देखो, तुम्हें कुछ ऐसी चीजें दिखाई देंगी जो तुम्हारी जिंदगी का जरिया बनेगी। जितना तुम लकड़ियों से कमाते थे उससे कई ज्यादा मुनाफा तुम्हें यहाँ मिल सकता है। सिर्फ तुम्हें तुम्हारी नजर बदलने की देरी है माधव। माधव यहाँ वहाँ देखने लगता है। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। रमेश, जो कि माधव का पीछा कर रहा था, वो भी यहाँ वहाँ देखने लगता है, किंतु उसे भी कुछ समझ नहीं आता। कुछ समझे माधव? जरा अच्छे से देखो, ऊपर देखो, नीचे देखो, आजू बाजू में देखो, तुम्हें सब चीजें दिखाई देंगी अगर तुम्हें देखनी है तो। तभी माधव का ध्यान पेड़ पर लटके हुए फल और सुंदर सुंदर फूलों पर जाता है और उसे समझ आता है कि ये पेड़ उसे जंगल का खजाना दिखाना चाहते हैं। माधव को समझ आता है कि ये पेड़ पौधे हमारी जिंदगी में कितना महत्वपूर्ण काम करते हैं और वो पेड़ के सामने झुक जाता है। तभी रमेश, जो माधव का पीछा कर रहा था, वो बाहर आ जाता है। अरे रमेश, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? माधव, मुझे क्षमा कर दो भाई। आज मेरी वजह से तुम्हारा पूरा परिवार कुछ दिनों से भूखा है। आज पेड़ ने तुम्हारे साथ साथ मुझे भी बहुत सारी बातें सिखा दी। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ भाई। आज से ये गलती कभी नहीं होगी। मैं खुद के साथ साथ हमेशा दूसरों का भी ख्याल रखूंगा, जैसे कि ये पेड़ हमारा साथ कभी नहीं छोड़ते। मुझे भी आज बहुत बड़ी सीख मिली है। चाहे कुछ भी हो जाए, मनुष्य को हताश नहीं होना चाहिए, बल्कि उसके सामने बहुत सारी राहें उसका रास्ता देखती रहती है। सिर्फ उन्हें पहचानने की नजर होनी चाहिए। हाँ माधव, मुझे भी मेरी गलती का बहुत पछतावा है। मैंने आज तक सिर्फ अपने बारे में ही सोचा, लेकिन आज इस पेड़ की बातें सुनकर अपने आप पर बहुत शर्मिंदगी महसूस हो रही है। ये पेड़ हमारा साथ कभी नहीं छोड़ता, हमें सूखी लकड़ियां देता था। जब हमें लकड़ियां नहीं मिली तब उसने हमें फल फूल दिए जिससे हम पैसा कमा सके। ये तो पूरी तरह से दूसरों को समर्पित है। खुद का विचार ना करके दूसरों के बारे में सोचते हैं। दोस्तों, चाहे जो भी परिस्थिति हो, हमें कभी हार नहीं माननी चाहिए। हमें हर बुरे से बुरे हालात से निकलने का रास्ता मिल ही जाता है। बस अपना नजरिया बदलने की देर होती है।